नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। आज के क्लास में हम क्या करेंगे? आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 4। कौन से चैप्टर का? लाइफ प्रोसेस का। साथियों, हमने आपके लिए जो एनसीईआरटी बैच स्टार्ट किया है, इसका जो तीसरा चैप्टर साथियों चल रहा है लाइफ प्रोसेस। हमने पहले ठाना है कि बायोलॉजी को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। और बायोलॉजी के इस तीसरे चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया, जो आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट था उसको ख़त्म कर दिया है ना। तो वो सब लेक्चर आप जरूर देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप शुरू से नहीं देखें ना, अगर आप बायोलॉजी का आपको भी नहीं आता है, या ऐसा समझिए कि साइंस आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं एकदम शुरू से, ताकि आप ग्रुप डी में 25/25 लाएँ, तो आपको साथियों जो है हमारा क्लास बेसिक से देखना पड़ेगा। एकदम साथियों बिल्कुल फ्री हम पढ़ा रहे हैं, आप जाके देखिए। चैप्टर नंबर 1 से साथियों देखिए। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको साथियों क्या पढ़ाया है? सेल पढ़ाया, कोशिका, जिसको कि बायोलॉजी का बच्चा कहते हैं। बिना सेल चैप्टर का आप बायोलॉजी पढ़ ही नहीं सकते हैं। एकदम साथियों अगर सीक्वेंस में पढ़िएगा ना, तो हर एक चीज़ आपको आसान लगने लगेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। समझ गए ना? इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ये देखिए ये हमारा टेलीग्राम, ये ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ वगैरह आपको मिलता है, ठीक है ना। जैसे ये क्लास होगा तो आपको जो है शाम तक इसका पीडीएफ, या 6-7-8 घंटे बाद पीडीएफ इसका दे दिया जाता है ना, या लेट से दे ही दिया जाता है। यहाँ पर पीडीएफ दिया जाता है। और ये टेलीग्राम जो हमारा, क्या टेलीग्राम बोल रहे हैं, ये जो हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट करें। इसमें क्लास नंबर 1 से देखें। देखिए इसमें आपको क्लास नंबर 1 से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कोशिका मिल जाएगा, है ना, कोशिका। फिर आपको इसमें ऊतक मिलेगा, यानी कि जितना भी क्लास है ना, जो भी क्लास आपका छूटा हुआ सब आप इस वीडियो से जाके, इस प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। समझ गए ना? अगर आप प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो डायरेक्ट सर्च करिए यूट्यूब पर एनसीईआरटी साइंस बैच बाय राजकुमार सर, प्लेलिस्ट आराम से आ जाएगा। समझ गए ना? इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो शुरू से नहीं पढ़ा उसको दिक्कत होगा। तो वो जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि 25/25 साथियों एकदम साइंस में हम आपको दिला के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सिलेबस आपका एग्जाम से पहले खत्म करके छोड़ेंगे, A to Z सिलेबस, प्रैक्टिस, है ना, A to Z चीज़ आपको हम करा कर छोड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए सब्सक्राइब करना। खैर चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। समझ गए ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए साथियों, एकदम आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, नोट्स भी आपको दे देंगे, और एनसीईआरटी का भी पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। सबसे पहले जानते हैं कि श्वसन क्या होता है। एकदम डिटेल में साथियों पढ़ाऊंगा। अगर कॉपी लेके लिखना चाहते हो तो और अच्छी बात है ना, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसा है जो कि मैं नहीं लिखा रहता हूँ, तो उसको मैं मुंह से बोल देता हूँ, तो वो पॉइंट आपका नोट्स में नहीं, इस पीडीएफ में नहीं लिखा है। मान चलिए ऐसा पॉइंट छूट जाता है, तो हम बोलेंगे आपको कॉपी में नोट कर लेना है। समझ गए ना? चलिए श्वसन समझते हैं क्या होता है। श्वसन साथियों कुछ भी नहीं है, यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल प्रोसेस है, या रिएक्शन बोल दीजिए। अब बोलेंगे सर बायोकेमिकल रिएक्शन या प्रोसेस मतलब क्या हुआ? बायो मतलब जैव, यानी कि जीव, जैव बोल दीजिए। केमिकल मतलब रसायन, और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, या रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। यानी कि साथियों अगर पूछे ना कि श्वसन क्या है, तो बोलना श्वसन एक जो है ना जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है, या जैव रासायनिक अभिक्रिया आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें होता क्या है श्वसन में? जिसमें कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। अगर किसी से पूछेगा ना कि श्वसन क्या होता है, तो सब बोलेगा नहीं, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं बोलना। सांस लेने की प्रक्रिया को पता है क्या? उसको कहते हैं स्वाक्षोवास। क्या कहते हैं? स्वाक्षोवास कहते हैं। वो ब्रीदिंग आपका होता है स्वाक्षोवास। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वाक्षोवास। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को स्वाक्षोवास, और इंग्लिश में इसको ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन श्वसन आपका सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। श्वसन तब क्या है साथियों? श्वसन आपका साथियों ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रोसेस है। श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज से ऊर्जा लिया जाता है। समझ गए ना? यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, वही साथियों आपका क्या होता है? श्वसन। अब ये जो हम बोल दिए ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान, ये कैसे होता है ये धीरे धीरे अभी पता चलेगा, पूरा क्लास देखेगा तो। समझ गए ना? तो अगर आपको पूछे कि स्वाक्षोवास क्या होता है, तो बोलिएगा कि स्वाक्षोवास कुछ भी नहीं है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को स्वाक्षोवास कहते हैं। लेकिन श्वसन का डेफिनेशन ये कभी नहीं होगा। तो कोई पूछे कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन नहीं कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को स्वाक्षोवास कहते हैं। समझ गए ना? श्वसन पूछेगा तो क्या बोलिएगा? श्वसन क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान ही श्वसन कहलाता है। या इसके बहुत सारे डेफिनेशन किसी तरह आप बोल सकते हो। समझ गए? जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ का विखंडन होता है। यानी कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का विखंडन होगा, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। अभी आगे पता चलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो स्वाक्षोवास है, ये आपका भौतिक प्रक्रिया होता है।
ये आपका क्या होता है मेरे भाई, भौतिक प्रक्रिया। तो ये पॉइंट हम नहीं लिखे थे, इसको लिख लेना। स्वाक्षोवास क्या भौतिक प्रक्रिया है। इसमें भौतिक प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई नया चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, सांस ले छोड़े लिए छोड़े लिए छोड़े, तो ये भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन जो श्वसन है ये केमिकल प्रोसेस होता है। इसमें केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलना। तो भाई ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलेगा तो नया देखने को मिला ना, लेकिन स्वाक्षोवास में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए स्वाक्षोवास भौतिक प्रक्रिया होता है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को स्वाक्षोवास। उम्मीद है ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं साथियों श्वसन के प्रकार। ये जो अभी देखे हैं ना श्वसन क्या होता है, इसको भी अच्छे से देखेंगे। अभी तो मैंने इसमें डेफिनेशन सिर्फ बताया है, ये आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी धीरे धीरे क्लियर होगा। आगे तो बढ़ने दीजिए। अब देखते हैं भाई श्वसन जो है कितने प्रकार के होते हैं। मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ, श्वसन को ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में। सर कौन कौन है, पहला है आपका ऑक्सीश्वसन, क्या है ऑक्सीश्वसन, और दूसरा है आपका अनॉक्सीश्वसन। इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरोबिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो यह बात को आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीश्वसन का एक और नाम है, इसको मेरे भाई वायवीय श्वसन भी कहते हैं, ध्यान रखना। ऑक्सीश्वसन कितना नाम है, दो नाम है। ऑक्सीश्वसन को वायवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है और अनॉक्सीश्वसन को अवायवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अब देखिए अगर पूछ दे अच्छा ये बताइए कि ऑक्सीश्वसन क्या होता है, किसे कहते हैं। एग्जाम में आ गया प्रश्न कि ऑक्सीश्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऐसने सब प्रश्न आता है, लड्डू वाला प्रश्न अब नहीं आता है, इसलिए कह रहे कि थ्योरी आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपका साइंस बाय राजकुमार पर ही होगा। तो ऑक्सीश्वसन अगर आपको पूछे तो क्या सिंपल बोलना है, ऐसा श्वसन, क्या बोलना, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो। सिंपल आपको इतना डिफरेंशियल बोलना है कि ऐसा श्वसन। अब श्वसन में होगा क्या, श्वसन में क्या होगा, श्वसन में सर कुछ नहीं होगा, हमें ऊर्जा मिलेगा। श्वसन में क्या होगा सर, हमें ऊर्जा मिलेगा। श्वसन की प्रक्रिया होगी, ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगा। अगर श्वसन की प्रक्रिया नहीं हुई तो ऊर्जा हमारे शरीर को नहीं मिलेगा। अब ये धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे बोलता हूँ पता चलते जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन संपूर्ण होगा उस श्वसन को क्या कहेंगे, ऑक्सीश्वसन या वायु श्वसन। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन संपन्न होगा उस श्वसन को हम क्या कहेंगे, अनॉक्सीश्वसन कहेंगे। अभी धीरे धीरे आगे पता चलता रहेगा। तो अगर डेफिनेशन पूछे तो आपको ये बता देना, अगर आप लिखना चाहते हैं इसको अलग से तो लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है लेकिन मैंने बोल आपको पूरा दिया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर जो है दिखाया गया है ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन या वायु श्वसन और अवायु श्वसन को दिखाया गया है। देखिए हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई, जैसे साथियों हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इस बात को हम कितना हजार बार बोल चुके हैं। जो क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं पूरा माइंड में एकदम खटाखट दौड़ता होगा ये सब बात जो बोल रहे हैं हम। साथियों होता क्या है, श्वसन का मतलब हमने आपको क्या बोला सर, अभी आप बोलें कि श्वसन का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थों का विघटन होना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना। यही लिखे हम, यही लिखे हैं कि नहीं यहाँ पर। ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ का विखंडन होगा और हमें ऊर्जा मिलेगा, बस वही आपका श्वसन है और श्वसन कुछ भी नहीं है। समझ गए ना। और जैव रासायनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नया चीज़ देखने को मिल रहा है। खाद्य पदार्थ था उसका विखंडन किए तो ऊर्जा देखने को मिला और कुछ उत्पाद देखने को मिलते हैं, इसीलिए उसको यहाँ पर रासायनिक बोल रहे हैं। जैव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हो रहा है ना मेरे भाई, तो हम लोग क्या है, जीवी है ना। अरे हम लोग क्या है, जीवी है ना, तो इसलिए जैव रासायनिक प्रक्रिया बोल रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने छोटा छोटा अक्षर में लिखा है लेकिन मैं आपको इसका अलग से दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी से हमने लिया है, इसको मैं अलग से दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसको, ठीक है ना। चलो बुक वाला मैं ही दिखा देता, अच्छा रहेगा ना, साफ दिखेगा। यहाँ पर देखिए साथियों ये एनसीईआरटी का चित्र आपको दिया गया है। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी किताब आप खरीद लीजिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भी चैप्टर मैं कराता हूँ ना उसका आप क्या करिए, एक बार उस चैप्टर को अपने से पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होगा, ठीक है ना। लगभग चीज़ मैं आपका क्लियर कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर आपको अगर किताब पढ़ लेते हैं तो और भी आपका ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए किताब एनसीईआरटी वाला जो है 9-10 का खरीद लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए लगभग मैं कर ही देता हूँ, अगर आप नहीं भी खरीदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पूरा चीज़ आपको नोट्स में ही पूरा हर एक चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट जो रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, क्योंकि बैच का ही नाम है एनसीईआरटी साइंस बैच, प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ डायग्राम दिया गया है। देखिए ये ग्लूकोज हमारा है,
अब ग्लूकोज साथियों क्या होता है, जो नए विद्यार्थी है उसको मैं बता देता हूँ। ग्लूकोज कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है जिसे लेने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या सर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को लेने से हमें ऊर्जा मिलती है? नहीं मेरे भाई, वसा खाने से भी हमें ऊर्जा मिलता है, प्रोटीन से भी मिलता है ना। और जो आपका टोटल कितना हमने बताया था आपको, अगर याद है तो आपको जो शुरू से क्लास देखा उसको पता होगा, टोटल मैंने आपको 5 प्रकार का पोषक तत्व बताया था जो कि हम डेली लेते हैं। अगर कोई भी पाँचों पोषक तत्व में से कोई भी पोषक तत्व का कमी हो जाएगा शरीर में, तो हमारा शरीर जो है, शरीर का वृद्धि विकास सही से नहीं होता है, क्योंकि हमें बैलेंस करके 5 पोषक तत्व डेली लेना पड़ता है। कौन कौन से 5 पोषक तत्व है एक बार फिर मैं बता देता हूँ, बताया तो था ही मैंने। एक साथियों आपका होगा, शॉर्ट में लिखता हूँ, एक आपका सी से कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, और दूसरा मैंने बोला था आपको फैट मतलब वसा हो गया, और तीसरा हो गया प्रोटीन, पीछे प्रोटीन, चौथा आपका हो गया, आपका 3 हो गया ना, चौथा आपका हो गया विटामिन, क्या हो गया विटामिन, और पांचवा आपका हो गया खनिज लवण यानी कि मिनरल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिनरल्स। ये 5 प्रकार के साथियों आपके क्या होते हैं, ये 5 प्रकार के न्यूट्रेंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो कि हमको डेली जीवन में लेना पड़ता है, समझ गए ना। ये 5 पोषक तत्व अगर हम डेली लेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, वृद्धि विकास अच्छे से होगा, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, समझ गए बात को ना। तो अगर मान चले साथियों, अच्छा इन सब में ये जो 3 को दिख रहा है ना आपको, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट मतलब वसा, जो जिसको आप घी में पाया जाता है जो, और आपका प्रोटीन, ये तीनों जो है, ये जैसे हम खाएंगे ना, जैसे हम दाल खा लिए तो दाल में क्या होता है प्रोटीन होता है, जैसे हम घी खा लिए तो घी में क्या होता है फैट वसा होता है, जैसे हम चावल खा लिए, रोटी खा लिए, है ना, उसमें क्या होता है आपका, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये तीनों जो होता है साथियों, पोषक तत्व के जटिल अणु है। क्या है साथियों, ये जटिल अणु है। अब जटिल अणु तो हमारा कोशिका पचा सकता है नहीं, क्योंकि कोशिका हमारा छोटा होता है और ये जटिल अणु है। तो इस जटिल अणु को क्या किया जाता है, एंजाइमों की मदद से, एंजाइम मतलब जैव उत्प्रेरक, एंजाइम मतलब जैव उत्प्रेरक, उनकी मदद से इनको सरल अणु में तोड़ा जाता है, जिस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में वही तो पढ़ाए हैं आपको हम, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अच्छे से। तो जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना पाचन कहलाता है। क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि भाई हमारा जो कोशिका है उसको पचा ही नहीं पाएगा, छोटे से कोशिका होते हैं, इतने बड़े जटिल अणु को कैसे पचा पाएंगे, वो संभव ही नहीं है। इसलिए एंजाइम की मदद से जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे सरल अणु में तोड़ देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाए थे, क्या खाए थे, कार्बोहाइड्रेट खाए थे, तो कार्बोहाइड्रेट पूरा एंजाइम की मदद से पूरा गया एकदम, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप हो गया ग्लूकोज, क्या हो गया मेरे भाई, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे क्या है, छोटा रूप है, ठीक है ना। अब ग्लूकोज से हमें अभी भी ऊर्जा शरीर को नहीं मिला। जैसे आप चावल खा लिए, सोचेंगे ना अब तो एनर्जी हमको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि भूख लगा था, हमको एनर्जी कमी हो गई थी, चलो चावल खा लेते हैं या चलो रोटी खा लेते हैं। तो इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट से अगर आपको ऊर्जा लेना है तो उसको ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा। अब ग्लूकोज में कैसे तोड़ेंगे, एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से तोड़ेंगे, एंजाइम की मदद से। जब ये ग्लूकोज में टूट जाएगा फिर भी हमें ऊर्जा नहीं मिला, अब हमें कराना है श्वसन की प्रक्रिया। क्या कराना है, श्वसन की प्रक्रिया। शुरू में ही बोले हैं ना, श्वसन मने ऊर्जा उत्पादन के लिए गैस का आदान प्रदान जो करते हैं वो आपका श्वसन कहलाता है। तो अब जब ग्लूकोज में टूट चुका है हमारा पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट, अब हमारा ग्लूकोज में टूट चुका है, अभी भी हमको ऊर्जा नहीं मिला है, तो अब हमें ऊर्जा लेने के लिए इस ग्लूकोज को विखंडन करने के लिए, इस ग्लूकोज को जलाने के लिए, तोड़ने के लिए, विघटन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें श्वसन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब श्वसन प्रक्रिया क्या है, कुछ भी नहीं है सर, ये जो ग्लूकोज है ना इसमें ऑक्सीजन सटा दीजिए, इस ग्लूकोज में क्या सटा दीजिए, ऑक्सीजन सटा दीजिए। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, वो हमारा आएगा श्वसन वाले प्रक्रिया से। तो श्वसन वाले प्रक्रिया साथियों ऑक्सीजन आएगा, अभी ये आगे अभी आएगा, ठीक है ना। कैसे ऑक्सीजन आता है ये पूरा हम देखेंगे, सांस वगैरह कैसे लेते हैं, फेफड़ा कैसे होता है, ब्रोंकाई क्या होता है, नेजल कैविटी क्या होता है, हर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। पहले इसको आप देख लीजिए। तो ग्लूकोज में सब क्या आ जाएगा, ग्लूकोज में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब ये ग्लूकोज है, इसमें जैसे ऑक्सीजन दे देंगे, तो ऑक्सीजन अगर किसी में दे देते हैं ना मेरे भाई, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर ग्लूकोज को विघटित करने का कार्य करेगा। क्या करेगा, विघटित करने का। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये सारी प्रोसेस आपकी कोशिका के अंदर हो रही है। तभी तो शुरू में हम बोले थे ना कि कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों का विघटन। तो ग्लूकोज क्या है भाई, खाद्य पदार्थ हुई ना। खाद्य पदार्थ माने क्या सर, कुछ नहीं, वो भोजन वाले पदार्थ को खाद्य पदार्थ बोलेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
तो ग्लूकोज में जैसे ऑक्सीजन आ जाएगा तो ऑक्सीजन किस प्रोसेस से आएगा, जो हम सांस लेते हैं ना वो ऑक्सीजन हमारा फेफड़ा के वायु कुपिका में जाकर जमा हो जाता है। फिर ब्लड क्या करता है, ब्लड साथियों क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लाकर सभी कोशिका तक पहुंचा देता है, क्योंकि सभी कोशिका के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब इस ग्लूकोज को तोड़ करके हमें ऊर्जा लेना है ना, तो ऊर्जा कैसे लेंगे, ऑक्सीजन जब इसमें आएगा तो ऑक्सीजन इसके पास ब्लड पहुंचा देता है। तो जैसे इससे ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पर साथियों उष्माशोषी अभिक्रिया होता है, सॉरी उष्माशोषी कह रहे हैं, उष्माक्षेपी क्या होता है, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न हो या जिसमें उष्मा निकले। तो जैसे यहाँ पर साथियों ग्लूकोज से ऑक्सीजन आएगा तो रिएक्शन में उत्पाद में क्या बनेगा हमारा ऊर्जा। क्या बनेगा, ऊर्जा। अब देखिए ऊर्जा मिल गया ना, ऊर्जा कब मिला, जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आया। पहले तो ऊर्जा नहीं मिला था, अब जाके ऊर्जा मिला हमारे शरीर को, ऊर्जा मिला, प्लस में हमारा साथियों प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है जो कि फालतू है हमारे शरीर में, इसको बाहर भी निकाला जाता है। और उसके बाद साथियों कुछ जल का भी निर्माण होता है। तो ये प्रोडक्ट साथियों बनता है जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आता है। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा बना ना, तो ऊर्जा क्या है मेरे भाई, ऊर्जा क्या है, उष्मा का ही तो रूप है ना। ऊर्जा का मात्रक जूल, उष्मा का मात्रक जूल, तो दोनों उष्मा का ही रूप है। तो उष्मा निकल रहा है ना, अरे उष्मा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो उष्मा मेरे भाई निकल रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं इसको उष्माक्षेपी प्रक्रिया। उष्माक्षेपी मतलब जिस अभिक्रिया में उष्मा निकले उसे उष्माक्षेपी प्रक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर कोशिका में यहाँ पर कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर कैसी प्रक्रिया हो रही है, कैसी अभिक्रिया हो रही है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा निकल रहा है ना मेरे भाई प्रोडक्ट के रूप में। समझ गए ना मेरे बात को। अब देखिए यहाँ पर देखिए साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ। अब तो आप समझ गए ग्लूकोज कैसे टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये किसका सूत्र होता है, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। अब साथियों ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज में जैसे ऑक्सीजन आएगा मेरे भाई तो ये टूट जाता है पायरूवेट में सबसे पहले। मैंने लेकिन आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया ग्लूकोज में ऑक्सीजन आया वो टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा जल में, लेकिन डायरेक्ट वो नहीं टूटता। तो मैंने आपको एक बार समझाने के लिए सिर्फ ऐसा बताया। यहाँ पर ग्लूकोज के साथ जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो ये टूटता है पायरूवेट में। पायरूवेट गलत लिख दिए, पायरूवेट ऐसे होगा, पायरूवेट में टूटता है। किस में टूटता है, पायरूवेट में टूटता है। समझ गए ना मेरे भाई। तो पायरूवेट में टूटा, और यह प्रक्रिया कहाँ होता है, यह प्रक्रिया आपका होता है कोशिका द्रव में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। तो वही यहाँ पर मेरे भाई लिखा गया है कि ग्लूकोज का जो 6 कार्बन वाला अणु था ना, यानी ग्लूकोज में C6 6 कार्बन वाला अणु है, वही बात कर रहा है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु है, और ग्लूकोज से पहले किस में टूट रहा है, तो ग्लूकोज से सबसे पहले टूट रहा है मेरे भाई, ये टूट रहा है आपका, अरे यार ग्लूकोज से सबसे पहले टूट रहा है, ग्लूकोज के सबसे पहले टूट रहा है पायरूवेट में। और पायरूवेट साथियों क्या होता है, 3 कार्बन वाला अणु होता है। पायरूवेट क्या होता है आपका, 3 कार्बन वाला अणु होता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है। इस बात को ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, मैंने इस पॉइंट को लिखा है कि ग्लूकोज पायरूवेट में टूटता है, यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव में। अब बताइए कोशिका द्रव हमको बताने का जरूरत है, अरे जरूरत है। जो कोशिका चैप्टर हमने देखा है सबको पता है कि कोशिका द्रव कौन सी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी होता है, राइबोसोम कौन सी होता है, लाइबोसोम कौन सी होता है, सब चीज़ ओकरा पता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, वो टूटेगा पायरूवेट में। किस में टूटेगा, पायरूवेट में टूटेगा। समझ गए ना। और यह प्रक्रिया होगी कहाँ, यह प्रक्रिया होगी साइटोप्लाज्म, बोले तो कोशिका द्रव में होगी। समझ गए ना मेरे भाई। और एक पॉइंट इस बात को लिख लो कि यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। देखिए प्रक्रिया का नाम क्या है, प्रक्रिया का नाम आपका है ग्लाइकोलिसिस। प्रक्रिया का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। जल्दी लिखिए इसको। अच्छा लिखेंगे क्या, अभी मैं बताता हूँ क्या लिखोगे। आप ऐसे लिखिए, ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। और यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। समझ के बात को ना। देखिए ग्लाइको मैंने ग्लूकोज, लिसिस मैंने टूटना, मतलब ग्लूकोज का टूटना कहाँ पर, कोशिका द्रव में। और यह प्रथम चरण हुआ, कहाँ हुआ, प्रथम चरण हुआ। समझ गए मेरे भाई। तो प्रथम चरण में क्या होगा, अगर आपको पूछ ले कि ग्लूकोज कोशिका में ग्लूकोज के विखंडन में प्रथम चरण में क्या होता है, तो क्या क्या बोलिएगा सर। प्रथम चरण में जो विखंडन होता है ना, सबसे पहले होगा कहाँ पर, कोशिका द्रव में विखंडन होगा। और प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ग्लाइकोलिसिस कराएगी। और विखंडन होकर ग्लूकोज का बनेगा क्या, तो पायरूवेट बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, उम्मीद है क्लियर हो गया। अब यहाँ पर साथियों क्या अलग अलग प्रकार का इसमें दिया गया। अगर ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है ना, पहला प्रोसेस यहाँ सबके लिए कॉमन है, पहला प्रोसेस यही होगा। पहला प्रोसेस क्या होगा, यही होगा। अब यहाँ पर देखिएगा पायरूवेट के बारे में बात करते हैं। अगर पायरूवेट साथियों अब जो है हमारा
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ क्या दिया है हमारा, यहाँ दिया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ये सब हम नोट्स में लिखे हुए हैं, लेकिन नोट्स में थोड़ा छोटा लिखे थे ना, इसलिए नहीं दिख रहा था, तो यहाँ प्रॉपर आपको दिख रहा। अब पायरूवेट अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा ना, किसमें, यीस्ट में। ध्यान देने वाली बात है, यीस्ट क्या है, अरे यीस्ट क्या है, यीस्ट एक प्रकार का साथियों जीव है जो कि कवक जगत में आता है। यीस्ट क्या है, एक प्रकार का जीव है जो कि आपका कवक जगत में आता है, समझ गए ना। तो अगर पायरूवेट अब जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में अगर विखंडन हो रहा है तो वो किस में बदलेगा, तो वो बदलेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, यानी कि 2 कार्बन वाले अणु में बदलेगा। पायरूवेट कितना कार्बन वाला अणु था, अरे पायरूवेट कितना कार्बन वाला अणु है जी, देखिए ना इधर, तो बोलेंगे सर पायरूवेट तो 2 कार्बन वाला अणु है। और जब ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, किस जीव में, यीस्ट। यीस्ट क्या है, जिसको खमीर बोलते हैं, ब्रेड वगैरह में यूज होता है जो फुलाने के लिए। तो यीस्ट में यह जो होगा तो बनेगा क्या, इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन वाला अणु। तो सर सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा जब पायरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में होता है तो क्या बनता है, तो इथेनॉल बनता है ना, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड 2 अणु बनता है, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर बात, अगर पायरूवेट का विखंडन फिर से ऑक्सीजन के अभाव में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही बोल दीजिए, कहाँ पर हो, हमारी पेशी में हो, हमारी पेशी कोशिका में हो, तो क्या होगा साथियों, क्रैम्प का निर्माण होता है। क्या होता है, क्रैम्प। अब बोलेंगे सर क्रैम्प क्या है, क्रैम्प कुछ भी नहीं है, आपका देह, हाथ, जो शरीर है ना, बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, आपको अंगीठी आएगा, अरे यार बहुत ज़्यादा अंगीठी आ रहा है, इस प्रकार का नाम सुने हैं। जैसे आप कभी दौड़ते हैं, जैसे मान चलिए आप कभी दौड़ स्टार्ट किए, सोचे नहीं आप चलो हम दौड़ेंगे, और उसके बाद एक दिन दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, और जब सोते हैं तो एकदम बहुत पैर हाथ पूरा दर्द कर रहता है, आपको अंगीठी आएगा, अरे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है यार, ऐसे होता कि नहीं, तो उसको बोलते हैं क्रैम्प आना। तो एक्चुअली होता क्या साथियों, हमारे जब दौड़ते हैं ना, हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, अवायवीय शोषण होता है। क्या होता है, अवायवीय शोषण। अब अवायवीय शोषण मैंने पहले ही बता दिया, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अच्छा, यहाँ पर यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ ना, तो यहाँ पर किस प्रकार का शोषण हुआ, तो सर बोले, आप तो तुरंत बोले हैं, यहाँ पर अवायवीय शोषण हुआ, क्योंकि अवायवीय शोषण ही आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ भी देखिए तो ऑक्सीजन का अभाव ही है, मतलब अनुपस्थिति ही समझिए आप इसको। कहाँ पर, हमारी पेशी कोशिका में, यानी कि हमारा जो मांसपेशियाँ साथियों है ना, जो पैर का मांसपेशियाँ, हाथ का मांसपेशियाँ जो है, इसमें अगर ऑक्सीजन का अभाव के कारण अवायवीय शोषण होगा तो क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, प्लस में ऊर्जा बनता है 3 कार्बन अणु वाला। लैक्टिक अम्ल बनेगा तब प्लस में आपका ऊर्जा बनेगा 3 कार्बन अणु वाला, समझ गए ना। तो ये जो लैक्टिक अम्ल बना है ना, इसी के कारण साथियों क्या होता है, हमारे मांसपेशियाँ दर्द करने लगती है। देखते हैं ना कि पैर उड़ दर्द कर रहा है, चलने का मन नहीं कर रहा, हाथ दर्द कर रहा है, का है कि जो पेशी आपका मांसपेशियाँ हैं, हाथ की मांसपेशियाँ, पैर की मांसपेशियाँ, जो भी मांसपेशियाँ आपकी दर्द कर रही है, क्यों दर्द कर रही है, क्योंकि वहाँ पर हुआ है अवायवीय शोषण। और अवायवीय शोषण जब होगा तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, और यही लैक्टिक अम्ल साथियों आपका, यही लैक्टिक क्रैम्प का कारण बनता है। क्रैम्प मतलब आपका दर्द करेगा, पूरा क्या करेगा, दर्द करेगा। तो दर्द किसके कारण करता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति। हाँ, ये तो बता ही दिया आपको, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीशोषण या वायु शोषण। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, समझ गए ना बात को। और ये प्रक्रिया कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। समझ गए कि नहीं बात को आप, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं साथियों अपने नोट्स की तरफ। तो देखिए वही सब चीज़ हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि पायरूवेट है, इसका फॉर्मूला पूछ लेता है। ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटेगा, सर ये टूटेगा सबसे पहले पायरूवेट में टूटेगा। किस में टूटेगा, पायरूवेट में टूटेगा। और ये प्रक्रिया कहाँ होगी, कोशिका द्रव में होगी। कहाँ होगी, कोशिका द्रव में होगी, ठीक है ना। तो पायरूवेट का सूत्र कभी कदाल पूछ लेता है, तो देख लीजिए इसका सूत्र क्या होता है, कार्बन के 3 अणु होते हैं, लिखा था ना, यहाँ देखिए लिखा है ना, कार्बन के 3 अणु, लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखे, बुक में दिखाया था ना अभी आपको। तो ग्लूकोज सबसे पहले कार्बन के 3 अणु वाले में टूटते हैं, जिसका नाम पायरूवेट होता है। सूत्र इसका क्या होता है, C3H3O3, ठीक है ना। देखिए पायरूवेट है, कहीं कहीं पायरुवेइक अम्ल लिखा रहता है, कहीं कहीं क्या साथियों, पायरुविक अम्ल लिखा रहता है, ठीक है ना। तो पायरुविक अम्ल का सूत्र याद रख लीजिए,
C3H4O3। एक्चुअली क्या होता है साथियों, पायरुवेट में अगर एक प्रोटॉन जुड़ जाता है तो आपका क्या बन जाता है, पायरुविक अम्ल बन जाता है। देखिए यहाँ पर H3 है, यहाँ पर H4 है, यानी कि एक हाइड्रोजन की अधिकता यहाँ पर है किसमें, पायरुवेट से पायरुविक अम्ल। तो एक H+ जुड़ गया है इसमें आपका, तो H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ही बोलते हैं ना, अरे H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कहीं कहीं आपको पायरुवेट लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पायरुविक, यानी कि कहने का मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पूछ सकता है वो कि ग्लूकोज का प्रथम चरण जो है, ग्लूकोज का प्रथम चरण जो है कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जिस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, तो वो टूटता किसमें है ग्लूकोज, तो टूटता है पायरुवेट में। कहीं कहीं पायरुवेट ना लिखकर आपको मिला रहेगा पायरुविक एसिड मिलेगा, यानी कि एक के बात है, ठीक है ना, बस उसका वो थोड़ा सा जटिल रूप है। समझ गए बात को, चलिए दोनों सूत्र में लिख दिया। अब ADP, अब इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, इस पॉइंट को बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, इससे पहले साथियों हम देखते हैं इन दोनों में अंतर, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी मेन पार्ट जो श्वसन का है वो हम नहीं आए, अभी समझिए कि 50% तक आपका अब यहाँ तक क्लियर हो जा रहा है, 50% तक क्लियर हो जा रहा है। जो मेन पार्ट है हम देखेंगे कि कैसे हमारा सांस हम कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर आता है कैसे, कहाँ ऑक्सीजन स्टोर होता है, ये सब चीज़ अभी देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए वायवीय श्वसन क्या होता है, यह O2 की उपस्थिति में होगा, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, समझ गए ना। यह O2 की अनुपस्थिति में होगा, सिंपल बात है। प्रथम चरण कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में। वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण होगा वो कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। और अवायवीय श्वसन में भी प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में ही होगा। बात को सुनना मेरे भाई, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नहीं, यहाँ पर लिखे है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से देखिए आप, यहाँ पर गौर फरमाइए। ग्लूकोज का प्रथम चरण पायरुवेट में टूटा, यानी ग्लूकोज जो टूटा किस में टूटा, पहले पायरुवेट में टूटा, प्रथम चरण हुआ, ये किस कहाँ पर संपन्न हुआ, कोशिका द्रव्य में। तो ये सबके लिए कॉमन है। देखिए ये क्या है, सबके लिए कॉमन आपका, ये मेरे भाई ये सबके लिए कॉमन है। ये आपका यीस्ट में भी कॉमन है, मांसपेशी के लिए और माइटोकॉन्ड्रिया में, सबके लिए कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, डिफरेंस साथ यहाँ पर यह आता है कि वायवीय श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव्य में हुआ, अवायवीय श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव्य में संपन्न हुआ। लेकिन साथियों अवायवीय श्वसन का पूरा दूसरा चरण भी साथियों कहाँ पर संपन्न हो जाता है, कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाता है। या सिंपल आप ऐसे कह दो कि वायवीय श्वसन जो अवायवीय श्वसन है या अनॉक्सी श्वसन है, इसका पूरा चरण जो है कहाँ संपन्न हो जाता है, कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाता है। श्वसन की प्रक्रिया संपन्न आपका इसी में हो जाता है। समझ गए ना बात को, कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाता है। समझ गए, बात को ध्यान रखना है। लेकिन जो आपका वायवीय श्वसन है इसका दूसरा चरण कहाँ संपन्न होगा, इसका दूसरा चरण संपन्न होगा साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ही क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, इस तरह से आपको बताया मैंने अभी, इस तरह से मैंने आपको बताया C6H12O6। तो ये सबसे पहले किस में टूटेगा, ये टूटेगा पायरुवेट में। किस में टूटेगा, पायरुवेट में। ये हो गया पहला चरण। ये क्या हो गया, पहला चरण कोशिका द्रव्य में होगा। ये कहाँ होगा आपका, कोशिका द्रव्य में। फिर पायरुवेट से टूटेगा ये किस में, ये टूटेगा आपका CO2 और प्लस में ऊर्जा और प्लस में जल। और ये प्रक्रिया कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए बोल रहे हैं कि वायवीय श्वसन का दूसरा चरण संपन्न कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, मैंने कोशिका वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। समझ गए ना, चलिए। और इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है मेरे भाई, पूर्ण विखंडन होता है। किसमें, वायवीय श्वसन में, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति है। और जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति है समझिए कि वहाँ पर साथियों आपका क्या है, विखंडन वाला कार्य पूर्ण होगा। यानी कि ऑक्सीजन पर्याप्त, जैसे कि देखिए आप कोई चीज़ जला रहे हैं तो अगर हवा थोड़ा अच्छा है तो क्या अच्छे से जल जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जहाँ हवा बहुत कम रहेगा तो आधा जल के पूरा वो खत्म हो जाएगा, मतलब आधा जल क्या ऐसे रह जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर है, पूरा विखंडन नहीं होगा, पूरा नहीं जलेगा। समझ गए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो इसमें क्या होता है, इसमें साथियों आपका ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। पूर्ण विखंडन मतलब पूरा ग्लूकोज टूट जाता है। लेकिन जो अवायवीय श्वसन है या अनॉक्सी श्वसन है, इसमें बेचारा ऑक्सीजन का कमी है, अब्सेंट है। तो क्या होगा, इसमें पूरा विखंडन नहीं हो पाएगा। समझ गए बात को। तो किसी भी तरह से घुमा फिरा के वो साथियों पूछ सकता है कि वायवीय श्वसन के बारे में क्या सही है, अवायवीय श्वसन के बारे में क्या सही है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं सिंपल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक ग्लूकोज के अणु विखंडन से, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वायवीय श्वसन का। इसमें अगर एक ग्लूकोज का अणु टूटेगा ना तो कितना हमको एनर्जी जनरेट होगा, ये जनरेट होगा 36 ATP। कितना जनरेट होगा, 36 ATP, यानी कि 36 ATP। अब ATP क्या है सर, ATP ऊर्जा है, ATP ऊर्जा है। ये सब खूब आप हमको पढ़ाए हैं कोशिका वाले चैप्टर में, इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू से जो देखा ना उसको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है मेरे भाई। तो ऊर्जा साथियों ATP को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
ठीक है। लेकिन जो आपका अवायवीय श्वसन है इसमें तो ऑक्सीजन का कमी है, जहाँ ऑक्सीजन का कमी है तो ग्लूकोज अच्छा से विखंडित नहीं होगा, विखंडित नहीं होगा तो एनर्जी हमें कम मिलेगा, तो मात्र 2वें एटीपी मिलता है, 2वें एटीपी, ठीक है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो पहले बोल दिए थे ना, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में ही पूर्ण हो जाती है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, किसी भी तरह वो घुमा फिरा के पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से वायवीय और अवायवीय के बारे में क्या सही है, ये सब आपके बारे में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है अब हमें पढ़ाना चाहिए, यहाँ तक हो गया ना। अब देखते हैं थोड़ा एटीपी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना, जो मैं आपको यहाँ बोल रहा था एटीपी। देखिए एक्चुअली होता है क्या साथियों, एटीपी जो होता है आपका ये एक फॉस्फेट अणु से बना होता है। किससे बना होता है? फॉस्फेट अणु। सबसे पहले एएमपी होता है, एएमपी बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से इसमें अगर एक फॉस्फेट अणु मिल जाए तो आपका बनता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बनता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट अणु मिल जाए तो एक मिल गया, तो पहले से डाई थे क्या, डाई माने 2 और मोनो माने 1, डाई माने 2 मोनो माने 1, तो मोनो में फिर एक मिला तो 2 बन गया, तो बन गया एडिनोसिन डाई, और फिर डाई में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको ध्यान रखना है कि एटीपी कैसे बनता है, पहले एएमपी फिर एडीपी फिर जाके एटीपी बनता है। समझ गए ना बात को? तो ये आपका हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं, जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। ठीक है बात है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्लूकोज को यहाँ पर क्या कहते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट पूछ ले जाते हैं। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ईंधन माने क्या होता है? अरे ईंधन माने क्या होता है? जिससे हमें ऊर्जा मिले, उष्मा मिले, उसी को तो ईंधन बोलेंगे ना। जैसे आपका क्या है, जैसे आपका लकड़ी ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, तो ये सब क्या आपका ईंधन है, क्योंकि आप इसको जलाइएगा तो उष्मा लीजिएगा ना इससे, तो उष्मा क्या है? ऊर्जा का ना रूप है को मेरे भाई। तो इसलिए ग्लूकोज से हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज से, अरे भाई बताओ ना, ग्लूकोज से क्या कर रहा है? ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, किसी तरह घुमा फिर आप पूछ सकता है। ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन देते हैं, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन देते हैं तो इसका क्या करते हैं? ग्लूकोज का विखंडित करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इससे क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है, ऊर्जा बन जाता है, और आपका H2O बन जाता है। तो ऊर्जा बना ना, यहाँ पर ऊर्जा बना, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोज से ही बना। आपको ग्लूकोज में ऑक्सीजन दिया तब ना आपको ऊर्जा मिला, तो इसलिए इसको ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं, क्योंकि इसी से कोशिका को ऊर्जा मिलता है। समझ गए बात को ना? और कुछ देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे। लैक्टिक एसिड से ही क्या होता है? लैक्टिक एसिड से ही आपका क्या है? शरीर की मांसपेशियां दर्द करती है। ऐठन सुना ना, ऐठन, अरे शरीर ऐठ रहा है, ऐठन उत्पन्न होता है, क्रैम्प आपको उत्पन्न होता है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्या होता है? C3H6O3, ये आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। समझ गए मेरे भाई? और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एटीपी का अगर एक अणु है ना, एक अणु अगर एटीपी का है तो इसके विखंडन से साथियों क्या होता है? कितना हमको एनर्जी जनरेट होता है? 30.5 kg प्रति मोल हमको जनरेट होता है। ये सब एनसीईआरटी पॉइंट डायरेक्ट पूछ देता है कि एक एटीपी से कितना ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, तो 30.5 kg प्रति मोल। ये सबको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये सबको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? चलिए, तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे, हमने इसको देख लिया। अब हम साथियों देखेंगे कि आखिर ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं, कहाँ जमा करते हैं, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया और अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना? क्या देखने वाले हैं? मानव में श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, कैसे है मानव में श्वसन होता है, इन चीज़ को हम देखने वाले हैं। देखिए, मानव में श्वसन जो होता है वो श्वसन अंगों के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है? श्वसन अंगों के। जैसे मैंने आपको बताया था कि मानव में पाचन कैसे होता है, तो मानव में पाचन कैसे होता है? तो सर मानव में पाचन उसके विशेष प्रकार के अंग हैं, यानी आहार नाल के द्वारा होता है। आहार नाल में विभिन्न प्रकार के अंग आते थे। भाई कोई भी कार्य अगर शरीर में होगा तो वो किसी विशेष अंगों के द्वारा होगा। तो उसी तरह साथियों मानव में श्वसन वाला जो पूरा प्रक्रिया है, वो पूरा प्रक्रिया के लिए विशेष प्रकार का अंग है। वो अंग कौन कौन से, उसको हम देख लेते हैं। आपको किसी तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। समझ गए ना? अच्छा, यहाँ पर श्वसन तंत्र का मतलब क्या हुआ? श्वसन मतलब तो आप समझ गए, तंत्र का मतलब होता है, यही बात है ना, शुरू से पढ़ोगे तो अच्छा समझ आएगा। मैंने बोला था कि बहुत सारे कोशिका मिलेंगे ना तो अंग बनेंगे, ऊतक बनेंगे, और बहुत सारे ऊतक मिलेंगे ना तो अंग बनेंगे, और बहुत सारे अंग मिलेंगे ना तो अंग तंत्र बनेंगे। देखिए, तंत्र वर्ड का मतलब होता है कि बहुत सारे अंग मिलकर कार्य कर रहे हैं, एक सिस्टम बनाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। समझ गए ना मेरे भाई? तो वही बात है यहाँ पर। इसमें कौन कौन सा अंग है? श्वसन में कौन कौन सा हेल्प करेगा? नाक आपका है ना, ट्रैकिया श्वास नली है, लैरिंग्स जिसको स्वर यंत्र या कंठ द्वार कहते हैं, लंग्स आपका इसको फेफड़ा कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं ना। फिर उसके बाद देखिए ग्रसनी आपका है, ग्रसनी आपका इसको फेरिंग्स कहते हैं, ब्रोंकी है, ब्रोंकाई है, वायुकुपिका है, एपिग्लोटिस है, जिसको घाटी दापन कहते हैं।
तो ये सारे अंग जो मैंने आपको बोला, जो हमने लिखा यहाँ पर, ये सारे अंग क्या करेंगे, श्वसन में हेल्प करेंगे। ये जितने भी अंग आपको दिख रहा है, ये सारे अंग क्या करेंगे, आपके श्वसन में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, श्वसन में हेल्प करेंगे। अब कैसे कैसे ये हेल्प कर रहे हैं, इनको चलिए अब देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझेंगे, ताकि आपको जो है बिल्कुल दिक्कत ना। फिर पौधे में श्वसन देख लेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लगभग समझिए 80% आपका खत्म हो गया समझाने वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट। तो ये आपका चित्र दिया गया है, एनसीईआरटी का ही चित्र है, बुक है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, ठीक है ना, फिर आपको हम समझाएंगे। समझ गए। मनुष्य में चित्र 6.9, ये चित्र 6.9 आपका दिया गया, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखते हैं। वायु शरीर के अंदर, वायु सबसे, वायु मतलब क्या, अरे वायु मतलब हवा मेरे भाई, वायु मतलब हवा मेरे भाई, वायु मतलब हवा है ना, O2 ऑक्सीजन की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। वायु कैसे हम ले पा रहे हैं अंदर, इसको बताया गया। वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। अब नासा द्वार क्या है, मैं आपको बता देना मेरे भाई, कि हमारा जो नाक है ना, हमारा जो नाक है ना, इस नाक में साथियों 2 छिद्र होता है, यानी कि 2 छेद होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नासा द्वार। क्या बोलते हैं, नासा द्वार। तो नासा द्वार क्या है, कुछ भी नहीं है, नाक में जो 2 छिद्र है ना आपके, जो जिसमें आप उंगली भी घुसाते हैं, उसको हम नासा द्वार कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, हवा हम कैसे लेंगे, और हवा कैसे लेंगे, जो हमारे आसपास वायुमंडल में जो हवा है वो उसी को न ग्रहण करेंगे, वो जो ऑक्सीजन है उसी को न ग्रहण करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन कितना % है, तो बोलेंगे सर ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में है ना वो 21% है। क्या है, 21% है, समझ गए ना मेरे भाई। तो ऑक्सीजन जो 21% है उसको क्या करेंगे, हम अंदर की ओर लेंगे। क्यों लेंगे, अरे क्यों लेंगे भाई, श्वसन की प्रक्रिया करना है ना, ग्लूकोज को तोड़ना है ना, ग्लूकोज को तोड़ के उससे ऊर्जा लेना है ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए हमें। कितना बात, तो अभी ये चीज़ तो हो गया है ना। तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम अंदर लेते हैं, या हवा को अंदर लेते हैं, किसके माध्यम से, नाक के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या, नाक में हवा जाएगा, तो नाक में 2 छिद्र जो है उसके द्वारा अंदर हमारा हवा जाएगा। फिर साथियों देखिए क्या बोल रहा है, नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु, मतलब वायु मतलब हवा, मार्ग में उपस्थित, मार्ग मतलब रास्ता। अब जो वायु हमारे 2 नौकों के द्वारा जा रही है, उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। मतलब कि मेरे भाई कहने का मतलब ये है, अब देखिए वायुमंडल में जो हमारे आसपास है, हवा तो है ही, ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन साथियों क्या है, आसपास धूल के कण भी तो है ना। तो जैसे हम अंदर साथियों सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, तो हमारा ऑक्सीजन तो अंदर आता ही आता है, उसके साथ साथ बहुत सारे गैसेस भी आ जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन भी आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है, ऑक्सीजन तो अबे करेगा, और जो धूल कण है साथियों वो भी हमारा क्या है, आ जाता है। अब धूल कण तो हमारे कोई काम के नहीं है, तो उसको सोचेंगे बाहर ही रह जाए, नहीं घुसे तो वही फायदा है। तो ऑक्सीजन जो साथियों उसके अंदर आया, तो उसके साथ साथ जो धूल के कण आ रहा है ना, तो धूल के कण जैसे नाक के छेद में घुसेंगे, ऑक्सीजन के साथ वो भी घुसेंगे, तो उस धूल कण को क्या करेगा, नाक में जो बाल है ना उसको वो क्या करेगा साथियों, वो बाल अपने में से चिपका लेगा। किसको चिपकाएगा, धूल कण को। किसको चिपकाएगा, धूल कण को, या छोटे छोटे कीटाणु वगैरह भी चले जाते हैं जो कि आपको नहीं दिखते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उसको भी क्या करते हैं, बाल हमारा चिपका लेते हैं, उसको अंदर जाने से रोकते हैं। वही ये बोल रहा है कि वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित रहती है। रहित मतलब वो हमारा अंदर नहीं जा पाता, कौन, वायु के साथ धूलकण या जो भी सूक्ष्म कण है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। अब जो नाक में जो छेद है ना, उसको जैसे वो रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो नाक में साथियों क्या होता है, श्लेष्मा होता है। क्या होता है, श्लेष्मा। अब श्लेष्मा के बारे में आपको हम बता दिया, जिसको म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। ये चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है। जैसे मान चलिए कि बाल तो हमारा क्या करेगा, बाल का कार्य क्या है, जो नाक में बाल है उसको नासिका रोम कहते हैं। नाक में जो बाल होता है उसको नासिका रोम कहते हैं, ठीक है ना, नासिका रोम कहते हैं। रोम मतलब बाले होता है, नासिका रोम मतलब नाक के अंदर बाल को नासिका रोम कहते हैं। तो बाल क्या करेगा, जो वायु के साथ धूल कण जा रहे हैं या सूक्ष्म कण जा रहे हैं उसको वो चिपका लेगा। मान चलिए कोई नाक का जो बाल है नहीं चिपका पाया धूल कण को, तो आगे क्या करेगा, श्लेष्मा जो है ना, श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ है, ये उस धूल कण को चिपका लेगा। क्या करेगा, श्लेष्मा उस धूल कण को चिपका लेगा। जो बाल कार्य नहीं कर पाए वो कार्य यहाँ पर श्लेष्मा कर देगा। समझ गए मेरे भाई बात को। आप नाक में जैसे उंगली घुसाते हैं तो हमेशा आपको लिक्विड जैसा पता चलता होगा। आप सूखा नहीं रहता है ना, अरे सूखा नहीं रहता ना, सूखा अगर नाक आपका है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका नाक हमेशा उसमें गीला रहता है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें श्लेष्मा है, और श्लेष्मा है तो अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि धूल कण को वो क्या करेगी, अपने साथ चिपकाएगी, अंदर वो नहीं जाने देगी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये बोल रहा है। तो श्लेष्मा समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, बोली दी है, जो इस प्रक्रम में सहायक होती है, बोली दी है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित है। फुफ्फुस का मतलब साथियों फेफड़ा है। फुफ्फुस का मतलब क्या है, फेफड़ा है। और कंठ का मतलब तो आप जानवे करते हैं। देखिए यहाँ पर सब दिखाया भी गया है चित्र में। देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपका, एक मिनट, ये आपका नासा द्वार हो गया, मुख गुहा हो गया, ये ग्रसनी हो गया, कंठ हो गया, श्वास नली, उपास्थि बल, सब चीज़ यहाँ पर दिया गया।
तो आपका फिर कहाँ जाएगा साथियों, नासा द्वार से डायरेक्ट वो कहाँ जाएगा, कंठ के माध्यम से फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा में प्रवाहित करेगा। कंठ में उपास्थि केवल है, कंठ में साथियों क्या होता है, उपास्थि। ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, दूसरा कलर से करता हूँ ना, लाल कलर नहीं, हरा कलर से करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो थोड़ा सा लचीला पाइप टाइप का है, इसको बोलते हैं साथियों ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं श्वास नली। तो कंठ से सीधे कहाँ जाएगा, ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से फिर जाएगा हमारा फुफ्फुस में, और फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, और फेफड़ा जो इधर आपका साथियों फेफड़ा में छोटे छोटे वायु कुपिका गुब्बारे जैसे होते हैं उसमें वो जाएगा, समझ गए ना। तो आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद और अच्छे से आपको बताएंगे, चिंता बिल्कुल भी ना करिए आप। कंठ में उपास्थि के वलय से उपस्थित होते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। देखिए निपतित का मतलब क्या हो गया, निपतित का मतलब साथियों यहाँ पर हो गया कि ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कोई एक ही कार्य होगा, कोई साथियों क्या होगा हमारा एक ही कार्य होगा। ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, समझ गए ना बात को, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो छोड़ ही रहे हैं, समझ गए मेरी बात को। क्योंकि डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम हमारा जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं मेरे भाई, तो डायफ्राम, ये जो डायफ्राम दिख रहा है आपका, ये नीचे की ओर जाता है, ये क्या जाता है, नीचे की ओर जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये आपका ऊपर की ओर जाता है, समझ गए ना। तो निपतित कार्य मतलब नीचे जाएगा, तो नीचे ऐसा नहीं कि नीचे जाने का मतलब क्या, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, और ऊपर जाने का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, समझ गए ना मेरे भाई। तो उसी को निपतित बोलते हैं, निपतित ना हो, मिक्सअप ना हो, समझ गए ना। तो ये बोल रहा। अब मैं आपको अच्छे से पूरा एक डिटेल समझाता हूँ, पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। कि आपका ये डायफ्राम जो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डायफ्राम, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये डायफ्राम, ये नीचे की ओर है जब हम सांस ले रहे हैं, और जब हम बाहर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से इसको चला देता हूँ अच्छे तरीके से, यार फिर से मैं इसको चला देता हूँ, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जब ये हम सांस नीचे, जब हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो डायफ्राम नीचे आ जाता है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो वो ऊपर चला जाता है, समझ गए ना मेरे भाई। और ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों फेफड़ा, इधर दिख रहा है आपको, ये दोनों आपका क्या है, फेफड़ा। और फेफड़ा क्या है आपका, ये पसलियाँ जो दिख रहा है ना, हड्डी आपका, इसको पसलियाँ बोलते हैं, रिब्स। इस रिब्स के अंदर क्या रहता है साथियों, ये ढका रहता है, तब ना आगे ऐसे छाती पर जब हाथ दबाइएगा ना तो आपको आगे हड्डी दिखेगा, वो हड्डी नहीं होता, ये पसली होता है, समझ गए ना। अब इसको हड्डी बोल दीजिए, इसके अंदर आपका फेफड़ा होता है। अगर मान चलिए फेफड़ा इसके अंदर नहीं होगा तो कोई एक फाइट आपके छाती में मार देगा, तुरंत आप मर जाएगा, क्योंकि फेफड़े में डायरेक्ट चोट लग जाएगा। तो फेफड़ा की सुरक्षा देने के लिए रिब्स होता है, पसलियाँ, पसलियाँ के अंदर आपके फेफड़ा होती है, समझ गए ना बात को। तो ये आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ, किताब जो दिया था एनसीईआरटी वो तो हो गया, अब मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ आखिर कैसे कैसे ऑक्सीजन अंदर आता है, समझ गए ना। इसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा, नाक में। नाक में 2 छिद्र होते हैं जिसे नासा द्वार कहते हैं, है ना। तो उसमें प्रवेश करेगा साथियों, ठीक है। उसके बाद ये मुख गुहा में जाएगा, मुख गुहा के बाद साथियों ग्रसनली में। ग्रसनली साथियों क्या होता है, ग्रसनी इसको फेरिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। इस सबको नोट्स में हम लिख दिए, चिंता आप मत कीजिए, ठीक है ना। ग्रसनली क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। साथियों ये फेरिंग्स जो आपका है ना, ये होता है कहाँ साथियों, ये मुख गुहा के पिछले भाग में होता है। ये कहाँ होता है, मुख गुहा के पिछले भाग में होता है। और एक प्रश्न इससे पूछा जाता है ग्रसनली से कि ऐसा कौन सा अंग है जो कि पाचन तंत्र, जो कि क्या, पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ हिस्सा, यानी कि वो दोनों का कार्य करता है, तो वो आपका ग्रसनी ही है। कैसे साथियों, ये साथियों वायु के मार्ग को भी, वायु को भी जाने देता है अपने अंदर से, और भोजन को भी अपने अंदर से जाने देता है। तो भोजन वाला बात तो हो गया पाचन तंत्र से संबंधित, और वायु वाला बात यानी कि सांस वाला बात हो गया वो श्वसन तंत्र से संबंधित। इसलिए पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शरीर का अंग है जो कि उभयनिष्ठ हिस्सा यानी कि कॉमन पार्ट है, दोनों का कार्य करता है, भोजन का भी और आपका वायु का भी, तो वह ग्रसनी है, ठीक है। ये ग्रसनी आपका होता कहाँ है, मुख गुहा के यानी मुख के पिछले वाले भाग में होता है, समझ गए ना बात को। और ये ग्रसनी साथियों आपका, ये तो आपका 2 तरह से खुलता है। ग्रसनी आपका कितना तरह से खुलता है, 2 तरह से खुलता है। जिस तरह नाक में 2 छिद्र होता है ना, उसी तरह सब समझिए ग्रसनी में भी 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र जो होता है साथियों उसको बोलते हैं निगल द्वार, क्या बोलते हैं, इस सबको लिख लीजिए, ये पॉइंट हम नहीं लिखे, इसको लिख लीजिए। ग्रसनी साथियों होता है, इसका एक छिद्र निगल द्वार कहलाता है, और दूसरा छिद्र साथियों इसका कंठ द्वार कहलाता है। दूसरा छिद्र क्या कहलाता है, कंठ द्वार। किसका, ग्रसनी का। जो निगल द्वार साथियों, इस ग्रसनी का जो निगल द्वार वाला पार्ट है, ये साथियों आपका कहाँ जाके खुलता है, ये खुलेगा आपका ग्रास नली में। कहाँ खुलेगा, ग्रास नली में। और ग्रास नली को क्या कहते हैं, भोजन नली कहते हैं। मुंह में भोजन रखने के बाद सीधे वो कहाँ चला जाता है, सीधे कहाँ चला जाता है, ग्रास नली में चला जाता है। किसकी मदद से, इस ग्रसनी की मदद से, समझ गए ना बात को। और कंठ द्वार कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा आपका श्वास नली में, ट्रेकिया में। बात क्लियर है, बस इतना से इसमें बात है, समझ गए ना। ग्रसनी के बाद हम साथियों देखते हैं साथियों लैरिंग्स को। किसको देखते हैं, लैरिंग्स को देखते हैं, LARYNX, लैरिंग्स। इसको बोलते हैं कंठ द्वार बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कंठ द्वार। साथियों जो लैरिंग्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंठ द्वार दिख रहा है ना आपको। तो जो आपका ये देखिए यहाँ पर ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कंठ को। तो साथियों कंठ साथियों होता है आपका लैरिंग्स,
इसी के कारण आपका जो साउंड निकलता है ना, आप जिसे मैं बोल रहा हूँ अभी कुछ भी बोलूँगा, विभिन्न तरह के आवाज़ निकालूंगा, तो वो इसी के कारण होता है, कंठ द्वार के कारण है, कंठ के कारण है, लैरिंग्स के कारण है, ठीक है ना। इसको साथियों एडम एप्पल भी कहते हैं, ये हमने लिखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? एडम एप्पल भी कहते हैं। इसके जैसी संरचना होती है इसको कंठ को साथियों। वॉइस बॉक्स बोल दीजिए, एडम एप्पल बोल दीजिए, सब इसी का लैरिंग्स का नाम है। किसका नाम है? लैरिंग्स का नाम है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, या हम PDF में उसमें लिखे हैं, ठीक है। और साथियों ये जो आपका होता है, अब आपको पता होगा कि लड़कों की आवाज़ क्या होती है? भारी होती है, होते कि नहीं? जैसे हम लोग की आवाज़ क्या भारी है, तो क्यों जानते हैं? क्योंकि साथियों ये जो कंठ द्वार है ना, जो लैरिंग्स है, इसके अंदर पाए जाते हैं साथियों वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। ये वोकल कॉर्ड साथियों होता है, इसमें क्या साथियों, जो लड़कों की होती है, मर्दों की साथियों, उसकी क्या होती है? तारत्व कम होती है। क्या होती है? तारत्व क्या होता है साथियों? कम होती है, जिसके कारण हम लोग की आवाज़ क्या निकलती है? भारी निकलती है। क्या क्या बोला हमने? सब नोट कर रहे हैं ना? बिल्कुल नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो कंठ द्वार को क्या बोलेंगे? लैरिंग्स बोल ही रहे हैं, उसको एडम एप्पल भी बोल रहे हैं, जिससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। हम कुछ भी बोलेंगे, अगर आप कंठ द्वार पे हाथ रख दीजिएगा ना, तो आप कुछ भी नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि साउंड वहीं से प्रोड्यूस हो रहा है। और वहीं पर अगर आप हाथ रख के थोड़ा दबा दीजिएगा, तो क्या कुछ भी साउंड आपके मुंह से नहीं निकलेगा, आवाज़ निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। और उसमें क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड होते हैं, ठीक है ना। और वोकल कॉर्ड के कारण ही जो है, वोकल कॉर्ड ही डिपेंड करता है कि भारी आवाज़ निकलेगा कि पतला आवाज़। अब लड़कियों की आवाज़ पतली निकलती है, क्यों? क्योंकि उसका तारत्व अधिक होता है, पिच। तारत्व मतलब पिच, जो कि फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। ये आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। साउंड चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपका ये चैप्टर है पिच वाला, समझ गए ना। इसलिए मैं यहाँ पर अभी ज़्यादा इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समझ गए ना। ये इसका पार्ट नहीं है। तो आपका लड़कियों का तारत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसकी आवाज़ पतली होती है, जो वोकल कॉर्ड में उपस्थित होता है, समझ गए ना। और वोकल कॉर्ड कहाँ होता है? लैरिंग्स में, जिसको एडम एप्पल भी बोलते हैं। बात क्लियर है? अब साथियों जो ये कंठ द्वार है ना साथियों, इस कंठ द्वार के ऊपर एक और पार्ट होता है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, जिसको हम बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। यही एपिग्लोटिस साथियों, जैसे भोजन पहले कहाँ रखेंगे? मुंह में रखेंगे। तो मुंह में जैसे साथियों भोजन रखेंगे, तो वो ग्रसनी पर आएगा। फिर ग्रसनी के बाद साथियों कहाँ आएगा? ग्रसनी कॉमन पार्ट है, ग्रसनी कॉमन पार्ट है ना। ग्रसनी में ये बताया ना, एक निगल द्वार होता है, एक आपका कंठ द्वार होता है। तो निगल द्वार यानी कि जो ग्रास नली में खुलेगा, तो निगल द्वार पर प्रेशर करके, इस पर प्रेशर पड़ता है फिर एपिग्लोटिस पर। एपिग्लोटिस साथियों क्या होता है? बंद हो जाएगा। एपिग्लोटिस क्या होगा? बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा? क्योंकि एपिग्लोटिस का काम क्या है साथियों? इसका काम है, ये सेपरेट करता है। ये क्या करता है? सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है? ट्रेकिया और ग्रास नली को। ट्रेकिया और ग्रास नली को, ट्रेकिया मतलब उसमें ऑक्सीजन जाएगा, वायु जाएगा, और ग्रास नली मतलब भोजन जाएगा। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? सेपरेट करता है, समझ गए ना। जब भोजन जाएगा तो उस समय क्या होगा? ये क्या करेगा? ये करेगा आपका ट्रेकिया का द्वार बंद कर देगा, रास्ता बंद कर देगा। और जब आपका वायु जाएगा तो उस समय ग्रास नली का रास्ता बंद कर देगा, जो आपका वायु है वो आपको ट्रेकिया में भेज देगा, समझ गए ना। तो एक तरह से कहिए कि सेपरेशन का काम करता है एपिग्लोटिस। कहाँ होता है? लैरिंग्स के ऊपर होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद है कि बात क्लियर आपका हो गया होगा, समझ गए ना मेरे भाई। चलिए, तो उसके बाद हाँ, अब तो हम बात श्वसन तंत्र हमारा चल रहा है। तो जब हमारा कहाँ चला जाएगा? कंठ के बाद वायु कहाँ तक आ चुका है? नासाद्वार में आया, फिर ग्रसनी में आया, फिर कंठ में आया, उसके बाद चला जाता है हमारे ट्रेकिया में। जो पार्ट आपको दिख रहा है ट्रेकिया, मैं आपको अलग से यहाँ बना देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर अलग से बनाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, इस तरह से दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर दिख रहा है गोल गोल, इसको बोल सकते हो ट्रेकिया, श्वास नली। और इसमें जो ये जो आकृति में ऐसे करके बना रहा हूँ, ये गोल गोल थोड़ा सा, ये सी टाइप का नहीं दिख रहा, ये आपको सी टाइप का नहीं दिख रहा। ये साथियों आपका उपास्थि है। ट्रेकिया हमारे किसकी बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है। ट्रेकिया में उपास्थि होती है। उपास्थि मैंने आपको अच्छे से बताया है। उपास्थि क्या है? हड्डी का ही एक रूप है। हड्डी का बस क्या है? कोमल रूप है। जैसे कान में, नाक में, इस सब में क्या होता है? उपास्थि आपका होता है, समझ गए ना। तो आपका ट्रेकिया आपका क्या होता है? उपास्थि होता है, समझ गए ना। इसमें सी टाइप का ये उपास्थि होता है, समझ गए ना मेरे भाई। तो आपका ये आपका इसको हिंदी में क्या कहते हैं? श्वास नली। तो ऑक्सीजन फिर किस में आएगा? इसमें आएगा। और फिर ये ट्रेकिया साथियों आगे जो है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रोंकस कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। देखिए ये ट्रेकिया हमारा हो गया, ये दो पार्ट में, इधर एक पार्ट, इधर एक पार्ट ये फेफड़ा, एक पार्ट ये फेफड़ा, दो फेफड़ा होता है। एक फेफड़ा ये दिख रहा है आपको, एक फेफड़ा ये दिख रहा है, समझ गए ना बात को। तो हमारा ट्रेकिया जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे साथियों ब्रोंकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रोंकस बोलेंगे। और फिर ये ब्रोंकस आगे जाके और डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, इस तरह से। देखिए मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पर अच्छे से। ये आपका ट्रेकिया होगा इस तरह से, ये ट्रेकिया हो गया, ठीक है ना। ये ट्रेकिया, इधर आपका दो फेफड़ा होगा, इधर फेफड़ा, एगो इधर फेफड़ा। ये ट्रेकिया साथियों इधर जो है
एक पार्ट में इधर, एक पार्ट में इधर डिवाइड होगा। फिर आपका ये आपका जो है इधर इसके अंदर होगा। ये फिर से अच्छे से बना देता हूँ ना, इधर से करते हैं अच्छे से थोड़ा सा। ये आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया ठीक है ना। और ट्रैकिया इसको पहले सी प्रकार का इधर उपास्थि दे देते हैं। और ये इधर दो पार्ट में, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, इसको बोलेंगे दोनों पार्ट को ब्रोंकस बोलेंगे। अब ये आगे जाके फिर ये बहुत शाखाओं में बटेगा जिसको ब्रोंकाई बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे ब्रोंकाई बोलेंगे। अब ये ब्रोंकाई में क्या होगा साथियों, इसमें छोटे छोटे क्या होंगे गुब्बारे जैसी संरचना होगी। छोटे छोटे क्या होगी, दोनों तरफ गुब्बारे जैसी संरचना होगी जिसको हम वायु कुपिका बोलेंगे। अब जो भी ऑक्सीजन आएगा ना वो पूरा ऑक्सीजन जाके साथियों इसी वायु कुपिका में जमा हो जाता है। समझ गए ना, इस तरह से आपका फेफड़ा होता है। समझ गए ना। तो फाइनली हुआ क्या, ऑक्सीजन जो आया, वायु जो हम सांस लिए वो पूरा कहाँ जाके जमा हो गया, पूरा जमा हो गया फेफड़ा के वायु कुपिका में। ट्रैकिया से आया, फिर ब्रोंकस में गया, फिर ब्रोंकाई में, फिर आपका वायु कुपिका में वो चला गया। ठीक है ना। वही यहाँ पर देखिए दिखा गया। देखिए यहाँ पर गुब्बारे जैसी संरचना आपको दिख रही होगी, गोल गोल छोटी छोटी गुब्बारे से संरचना दिख रही होगी। इसको देखिए यहाँ पर अलग से दिखाया गया, इसको देखिए यहाँ पर अलग से दिखाया गया नहीं, इसके अलग से यहाँ पर, इसको यहाँ पर दिखाई अलग से यहाँ पर दिखाया गया। ये गुब्बारे जैसे संरचना है इसको कोपिका बोलेंगे। इंग्लिश में याद रख लीजिए इसको एल्वियोली कहते हैं। इंग्लिश में याद रख लीजिए इसको एल्वियोली कहते हैं ना, ALVEOLI, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता है। तो यहीं पर ऑक्सीजन साथियों आके क्या होती है, जमा हो जाती है। अब चूंकि श्वसन पर रहा है तो ऑक्सीजन को कहाँ भेजना है, और ऑक्सीजन को भाई कोशिका के पास नहीं भेजना है क्योंकि कोशिका के पास पहले से ग्लूकोज है। तो यहाँ साथियों वायु कोशिका में क्या होती है, रुधिर, यहाँ पर रुधिर के जाल होते हैं, बहुत सारे रुधिर उसमें होते हैं, खून रहते हैं। तो खून क्या करेंगे, वायु कोशिका में से ऑक्सीजन को उठाएंगे और सभी कोशिका तक पहुंचा देंगे क्योंकि उसके पास पहले से ग्लूकोज है। अब उसको पहुंचा देंगे तो क्या बन जाएगा साथियों, ग्लूकोज टूट जाएगा। ग्लूकोज क्या होगा, टूट जाएगा। ग्लूकोज टूट जाएगा नहीं, जैसे ही हमारा ऑक्सीजन वायु कोशिका में आ जाता है तो यहाँ से रुधिर क्या करता है, इस ऑक्सीजन को उठाता है और सभी ग्लूकोज के पास दे देता है। और ग्लूकोज के पास पहले से ग्लूकोज पास दे देता है और ग्लूकोज पास ऑक्सीजन गया तो क्या बनेगा, ये बनेगा CO2 बनेगा, H2O बनेगा और प्लस में ऊर्जा बनेगा। अब जरा ध्यान से सुना यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात। अब ये जो CO2 बना ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो शरीर में कोई काम ना है, तो इसको फिर क्या करेगा, रुधिर क्या करेगा, इस वापस इस CO2 को लेगा और वापस साथियों क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो CO2 एक्स्ट्रा बना है इस CO2 को वापस रुधिर लेगा, वापस एकदम वायु कोशिका के पास पहुंच जाएगा, वायु कोशिका पास, यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीजन आया था उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को उसी रास्ते से होकर बाहर फेंक देता है। कौन, हमारा कौन, रुधिर। तो ये इसमें मदद करता है हमारा डायफ्राम। ये डायफ्राम दिख रहा है ना, काला जैसा, लाल जैसा, जो मैंने आपको भी चित्र में भी दिखाया था। जब ऑक्सीजन जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम हमारा नीचे की ओर आएगा, चपटा हो जाएगा, ये समझ गए ना। तो जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो डायफ्राम क्या करेगा, फेफड़ा को ऊपर की ओर धकेलेगा, फेफड़ा क्या करेगा, ऊपर की ओर धकेलेगा। समझ गए ना बात को। तो बस यही साथियों आपका है, इससे ज़्यादा आपका प्रश्न नहीं आएगा। तो देखिए गैसों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे गैसों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लिए, तो ऑक्सीजन लिए आदान किए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले, प्रदान किए, तो श्वसन में यही तो हुआ ना। गैसों का आदान प्रदान के लिए यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो आपका श्वसन कहला रहा है। बस साथियों आपका इसमें और कुछ भी नहीं है। और भी मैं आपको बताता हूँ और डिटेल थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर जो रुधिर साथियों जो ऑक्सीजन को ले जा रहा था, बेसिकली रुधिर के कितने पार्ट होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ऊतक चैप्टर में कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर के दो पार्ट होते हैं, एक द्रव पार्ट, एक ठोस पार्ट। जो तरल पार्ट होते हैं साथियों वो आपके क्या होते हैं, प्लाज्मा, और ठोस पार्ट RBC, WBC, प्लेटलेट। जो साथियों RBC होता है ना, RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखते हैं HB। तो RBC को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं HB, यानी RBC में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है साथियों इसको श्वसन वर्णक कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में श्वसन वर्णक कौन है, तो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही खून आपका क्या हो रहा है, लाल हो रहा है। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून आपका क्या हो रहा है, लाल हो रहा है। अब फिर से एक पॉइंट समझाते हैं आपको। यहाँ से जो ऑक्सीजन को लेकर गया, जो ऑक्सीजन था पहले कहाँ, वायु कोशिका में था, ऑक्सीजन था पहले कहाँ, वायु कोशिका में था। अब इस ऑक्सीजन का वायु कोशिका में क्या काम, रुधिर सोचेगा चलो इसको भेज देते हैं सभी कोशिका के पास, क्योंकि परिवहन का कार्य तो रुधिर ही करेगा, ले जाने ढोने होने का काम कौन करता है, रुधिर ही करता है। ऊतक चैप्टर में अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना इसको रुधिर क्या करेगा, पहुँचा देगा सभी कोशिका के पास। बेसिकली रुधिर का कौन सा पार्ट पहुँचाता है, रुधिर का पहुँचाता है RBC वाला पार्ट, और RBC के भी अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। यही हीमोग्लोबिन साथियों ऑक्सीजन को अपने अंदर चिपकाता है और सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देता है जिसके पास ग्लूकोज पहले से होता है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन को क्या बोल रहे हैं, श्वसन वर्णक कह रहे हैं। और ध्यान देना एक बात को, श्वसन वर्णक मतलब पिगमेंट, जो किसी को कलर प्रदान करे। जैसे साथियों ऑक्सीजन यहाँ पर था, इसको कौन चिपका लेगा अपने में से, रुधिर का कौन सा पार्ट, RBC का कौन सा पार्ट, हीमोग्लोबिन। तो जैसे साथियों हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन चिपक जाता है ना, तो यहाँ बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिएक्शन करके हो जाता है। इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है। इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि श्वसन वर्णक कौन सा, हीमोग्लोबिन है। क्यों है, मैंने आपको बता दिया। समझ गए नहीं बात को। चलिए वही साथ यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सारा चीज़ वही साथ यहाँ पर यहाँ अच्छा से लिखा हुआ, ठीक है। एक बार अपने एनसीईआरटी बुक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूरा वही यहीं पर यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका साथियों श्वसन खत्म होता है, खत्म नहीं होता। अभी पहले पीडीएफ में देख लेते हैं, उसमें बहुत चीज़ें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो श्वसन अंग तो मैंने आपको बता ही दिया था। और यहाँ कुछ देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट जो कि एग्जाम से ना बाहर जाए हमारे। पौधा श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा करता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा करता है। जो हमारा कोशिका चैप्टर देखता है ना, जो कोशिका चैप्टर देखा है उसको अच्छे से पता होगा। मैंने उसी में कराया था कि कैसे पौधा जो है श्वसन विसरण प्रक्रिया से, आखिर विसरण प्रक्रिया होता क्या है। मैं अभी कुछ नहीं इसके बारे में बताऊँ, क्योंकि मैंने कोशिका के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर पूछे पौधा श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा करता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा करता है। समझ गए ना मेरी बात को। और जलीय जंतु जो होते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं, तो साथियों श्वसन मतलब ऑक्सीजन वो कैसे लेते हैं, क्योंकि उनको भी तो भाई चाहिए ना ऊर्जा। तो ऊर्जा चाहिए तो गैसों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। तो साथियों जो जलीय जंतु होते हैं वो साथियों जल में ही रहते हैं। तो जल में, जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। तो H2O मतलब जल में तो ऑक्सीजन है ना, यानी कि जलीय जंतु क्या करते हैं, घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, घुलनशील O2 का प्रयोग करते हैं श्वसन के लिए। समझ गए ना। जैसे आप देख रहे हैं कि मछली देखते हैं, मछली जलीय जीव है, मछली जलीय जीव है कि नहीं। तो मछली ऑक्सीजन कैसे लेगा, मछली तो अपने जल में से ही क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को लेगा। अब चूंकि इसमें जल में क्या ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, तो देखिएगा मछली बहुत तेज़ी से सांस लेता है। आप देखते हैं कि नहीं, मछली का मुंह एकदम फटाफट चलते रहता है। क्या है, तेज़ी से वो सांस ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि जल में आपका ऑक्सीजन की मात्रा कम है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम है। समझ गए मेरी बात को। वही बात है। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट जो कि बाहर नहीं जाए, छोटे छोटे पॉइंट पूछ ले जाते हैं। एक कोश के जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। ये भी हमने कोशिका चैप्टर में आपको कराया हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या है, श्वसन वर्णक है, बोली दिए। जो आरबीसी में पाया यही O2 को अपने से चिपकाता है, बोली दिए थे, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी कारण क्या होता है, खून का रंग लाल होता है। मेरे भाई पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। एक भी प्रश्न अगर बाहर चल जाए तो हमें कहना। एक बात ध्यान देना, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद फिर हम क्या कराते हैं, फिर हम क्या कराते हैं प्रैक्टिस। क्या कराते हैं, प्रैक्टिस। लेकिन अभी नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर का नाम क्या पता है, पूरा चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लेकिन लाइफ प्रोसेस तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। लाइफ प्रोसेस खत्म होने के लिए अभी कम से कम हमें जो है, एक हमें परिवहन पढ़ना पड़ेगा और उत्सर्जन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पूरा खत्म होगा, ठीक है ना। तो अभी 2 क्लास और आएगा, फिर उसके बाद एक ही वीडियो में 2 घंटे का वीडियो आएगा, जिसमें पूरा आपका एक ही वीडियो में हम क्या खत्म करेंगे, हम खत्म करेंगे उसमें पोषण का प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम करेंगे आपका क्या कहते हैं, पाचन का करेंगे, पाचन तंत्र का करेंगे, श्वसन तंत्र का करेंगे, और आपका परिवहन तंत्र का करेंगे, और उत्सर्जन तंत्र का करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा आपका प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपका क्या है, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए, तो उम्मीद है अच्छा लगा वो क्लास। तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। थक गया हूँ बोलते बोलते भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।